गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। 31st मीटिंग पढ़ रहे हैं और 2 बार हमने देख लिया, आज और आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो देखा था कि जो कोई विचार बनता है और अगर वो विचार मेमोरी को छूके, मेमोरी को लेके बनता है, तो फिर वो विचार कभी भी फ्रेश विचार या नया विचार नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी का मतलब ही पास्ट है। जो मेमोरी में पड़ा है वो तो पूरा भूतकाल ही है, और जो विचार नया, हम कहते हैं कि नया विचार आया, पर नया विचार नहीं आ सकता क्योंकि वो पास्ट को लेके आ रहा है। विचार चाहे नया हो फिर भी वो भूतकाल ही है एक प्रकार से। तो सवाल ये है कि कई बार कई लोगों को ऐसे विचार आते हैं कि जो कभी पहले आए ही नहीं हो। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं तो वो सर्च करते हैं, कोई बार अचानक उनको कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ जाती है कि उसके मेमोरी में था ही नहीं, ऐसी चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? या फिर हम देखते हैं कई जो योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लोग जब कभी बात करते हैं तो एकदम नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि वो कोई और जगह से उनके अंदर से आई हो, ऐसा लगता है। तो वो क्या होगा? तो 2 चीज़ से विचार बनते हैं। एक तो हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स जब हमारे अंदर आता है और वो मेमोरी को लेके आगे जाता है फ्रंट ब्रेन के अंदर, कॉन्शियस ब्रेन में, और वहाँ विचार निर्माण होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है सामान्य व्यक्ति के अंदर जो होती है। दूसरी जगह जो है वो मिड राइट ब्रेन जो है, वहाँ जो सेंटर्स पड़े हैं और उसमें से एक इंट्यूशन का जो सेंटर पड़ा है, तो वो जो सेंटर है जिनके अंदर वो सेंटर्स एक्टिव हो जाता है, या कभी सडनली या एक्सीडेंटली भी कभी कोई वो खुल जाता है, तो वहाँ से नया विचार आता है। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं तो उनके अंदर वो डेवलप नहीं होता है, पर फिर भी कोई किसी कारण वो सडनली कुछ वो खुल जाता है टाइम बीइंग, तो वहाँ से कोई नई चीज़ एकदम उसके दिमाग में आ जाती है और वो नई चीज़ हमारे सामने लाते हैं, नया रिसर्च होता है। पर जो लोग सिस्टमेटिकली योग की जो इन्होंने प्रैक्टिस की है, उनके अंदर ये अच्छी तरह डेवलप हुआ होता है और जब चाहे वो इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो योगी वगैरह होते हैं वो जो बात करते हैं या उनके अंदर जो हम कुछ पूछते हैं और जो प्रश्न का समाधान जो आता है उनके पास से, तो वो चीज़ जो है वो कोई दूसरी जगह से आई होती है, वो मेमोरी को लेके नहीं आती है। तो ये समझना इतना ज़रूरी है कि ये इंट्यूशन का जो सेंटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो साधना से खुलता है। तो जैसे साधक प्रत्याहार के ऊपर जाता है उसके बाद में वो एक्टिव होता है, तो साधना से अगर वो काम करने लगता है तो सबसे अच्छी बात है। तो एक थॉट मुझे विचार आया कि इसकी क्लैरिटी करनी चाहिए। अब लास्ट टाइम हम जो 31st मीटिंग पढ़ रहे थे उसके अंदर भी वही बात आती थी कि भाई हम जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, व्हाट डज ही और सी नो of anything other than the past only? Past we call memory patterns and future we call daydreaming. It is fair to so dismiss the subject without offering proper guidance. तो ये बात वहीं ऊपर लास्ट टाइम हमने देखी थी कि जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये जो है ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का जो थिंकिंग जो है वो कुछ नहीं है, पास्ट ही है, क्योंकि वो मेमोरी पैटर्न को लेके वो बनता है। और जिसको हम फ्यूचर कहते हैं उनको तावरिया जी डे ड्रीमिंग कहते हैं। डे ड्रीमिंग माने मतलब कि हम फ्यूचर के बारे में जो सोचते हैं वो डे ड्रीमिंग ही होता है, एक कल्पना मात्र होती है, तो वो डे ड्रीमिंग हो जाता है फ्यूचर के बारे में जो सोचना होता है। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। इस पेपर
अभी ये अभी जो पेपर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत अच्छी टेक्निक वो बताते हैं आगे कि जो हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सांसारिक प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन किस तरह आ सकता है, ये उसकी बारे में एक वो टेक्निक बताते हैं। और वो टेक्निक बहुत काम की है। अगर वो अच्छी तरह हम कर सकते हैं तो किसी भी प्रश्न के लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो टेक्निक बताई है उसको जब फॉलो करेंगे तो अपने आप में हम वो समस्या का समाधान ले पाएंगे। तो वो आगे देखेंगे। तो पेज नंबर 40 से पढ़ते हैं। बट इट वुड बी हाईली इंस्ट्रक्टिव if we could systematically revive our entire past and try to go as near our birth and even our conception and learn from the mistakes committed। अब ये चीज़ यहाँ एक ये भी एक प्रकार की टेक्निक है, और दूसरी टेक्निक तो आगे आने वाली है। तो यहाँ टेक्निक क्या बताते हैं कि आपको आपके भूतकाल के अंदर सिस्टमेटिकली जाना है, उसको रिवाइव करना है, उसका अवलोकन करना है। तो और धीरे धीरे करके जो जिंदगी में जो महत्व की घटना घटी है उसको आँख के सामने लाना है। इस टेक्निक को पास्ट रिग्रेशन कहते हैं। और उसके लिए आपको एक बार शांति से कोई एक शांत जगह है वहाँ बैठ जाना है या लेट जाना है, 3 स्टेप चालू कर देना है, और 3 स्टेप करते करते आपको रिवर्स में जाना है। तो जैसे कि आज है, तो आज आज का कुछ अगर है इम्पोर्टेंट तो आज का सोच लिया, इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट घटना घटी है कि नहीं। फिर जो कल थी तो कल के बारे में, उसके बाद में उसके आगे। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमें पूरा एक हफ्ता ले लेना है पास्ट का। तो एक हफ्ते के अंदर क्या क्या कोई हमने ऐसी बड़ी मिस्टेक की थी, हमारा भूतकाल देखना है पूरा, जो महत्व की बात है। फिर धीरे धीरे करके और पीछे जाना है, 1 महीना पूरा देख लेना है, फिर और आगे जाके पूरा 12 महीना देख लेना है, फिर और आगे के साल, मतलब जो पीछे के साल जो गुजर गए वो साल को देखते जाना है। जैसे कि अभी मेरी उम्र 50 है, तो फिर 49 में क्या हुआ था, 48 में क्या हुआ था, इस तरह पीछे धीरे धीरे करके देखते जाना है। और जो हमारा चाइल्डहुड था वहाँ तक, जहाँ तक हमारी मेमोरी है वहाँ तक जाना है। और यहाँ तो ये कहते हैं कि कंसेप्शन तक जाना है। तो वो तो शायद ही मतलब बहुत अगर डीप में जाते हैं कोई और ट्रांस में जाके शायद वो कुछ उसको, क्योंकि 2-3 साल के बाद नॉर्मली हमारी जो मेमोरी काम करती है और मेमोरी स्टोर होनी चालू होती है 2 साल के बाद। तो उसके पहले तो मेमोरी नहीं होती है, तो जाना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी ये पास्ट रिग्रेशन के प्रयोग के अंदर इस तरह के कंसेप्शन। निकिता, ये आपको म्यूट करो। तो पास्ट रिग्रेशन में इस तरह एकदम पीछे तक जा सकते हैं, और उसके अंदर जो गलतियां हमने की है उसको वहाँ करेक्ट करना है। मतलब फिर से उसको रिकॉल करके आँख के सामने लाया है और उसको फिर से जीना है, एज इफ वो चीज़ फिर से हमारे अंदर घटित होती है। इस तरह आँख के सामने लाके वो चीज़ को एक बार फिर से जी लेना है, ताकि वो चीज़ जो है वो गलत रूप से अंदर जो पड़ी है वो एक बार फिर से अच्छी तरह फाइल हो जाए। जैसे कि एक कबर्ड के अंदर हमने चीज़ें उलट पुलट इधर उधर रखी होती है, तो उसको सिस्टमेटिकली रखते हैं। इसी तरह हमारे अंदर भी ये सब फाइलिंग है पुरानी, तो इस फाइलिंग को अच्छी तरह हमारे अंदर फाइल होना चाहिए। तो जब ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं तो फिर कई सारी निकम्मी चीज़ें निकल जाती है, और बाकी जो ज़रूरी है वो अच्छी तरह फाइलिंग इसका हो जाता है। तो ये टेक्निक जो है वो हमें करना चाहिए, खास करके जिनको भूतकाल बहुत परेशान करता हो, भूतकाल इतना अच्छा नहीं हुआ हो, जिसके अंदर ज़्यादा परेशानियाँ, दुख ज़्यादा जिनका भूतकाल के अंदर हो, इन लोगों को ये चीज़ खास ये करनी चाहिए। और ये करते समय उसके अंदर न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
चीज़ सामने आती है तो हमारे अंदर फिर से कोई और एक्साइटमेंट न आ जाए या अंदर आर्ग्यूमेंट न चालू हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जब ये टेक्निक को हम फॉलो करते हैं तो एकदम न्यूट्रल रह के हमें उसको न्यूट्रल होके उसको क्लियर कर देना जरूरी है। बट ट्रबल अराइजेस व्हेन वी ब्रूड ओवर सम ऑफ आवर सिलेक्टेड पास्ट एंड गो ओवर एंड ओवर अगेन। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जो ब्रूड करते हैं, जो घटनाएं होती है उसको बार बार उसके ऊपर जो विचार करते हैं, वो एक सिलेक्टेड चीज़ जो होती है, मतलब सिलेक्टेड चीज़ मतलब कि जो चीज़ ज़रा स्ट्रांगली अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई तो वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में आएगी, इसका रिपीटेशन ज़्यादा होगा, तो एक सिलेक्टेड चीज़ हो गई। अब जब हम पास्ट रिग्रेशन की टेक्निक फॉलो करेंगे तो उसमें कोई चॉइस या सिलेक्शन नहीं है, हमें हर चीज़ से गुजरना पड़ेगा और हर चीज़ को हमें देखते जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक सिलेक्टेड पास्ट है उसके अंदर ही हम पड़े रहते हैं या उसके ही ज़्यादा विचार करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। When this happens, we have a problem or problems on our hand. तो अगर ब्रूडिंग सिलेक्टेड है तो फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम जो है वो होते ही जाएंगे और हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो जैसे कि हमारे हाथों के अंदर हो, मतलब कि प्रॉब्लम हमारे साथ फिर रहेंगे। तो एवरेज पर्सन ब्रूड्स, सामान्य व्यक्ति के अंदर तो ये बहुत कॉमन चीज़ है ब्रूडिंग की, कि जब भी कुछ थोड़ा भी कुछ गलत हुआ, कुछ बुरा लग गया तो अंदर ब्रूडिंग एकदम चालू हो जाता है। कई बार प्लेजर का भी ब्रूडिंग होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज गलत चीज़ों का ही ब्रूडिंग होता है। कोई बहुत अच्छी चीज़ हो गई या किसी ने आपका प्रेज कर लिया, कोई आपको अवार्ड मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया, तो वो जो खुशी होती है वो भी बार बार याद आती है और वो हम उसको ब्रूड करते हैं और लोगों को शेयर भी करते रहते हैं ये चीज़। पर ज़्यादातर चीज़ जो दुख की होती है वो और गहरी होती है और उसका ब्रूडिंग ज़रा और डीप में होता है। Our continuous attention because of such brooding magnifies the problem or problems, and so enter fear, doubt, etc., leading to mental, emotional and physical stress and tension. अब क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम ज़्यादा ब्रूडिंग करते हैं तो वो चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है। प्रॉब्लम चाहे छोटा सा है पर उसको बार बार वही प्रॉब्लम को हम सोचते जाते हैं तो वो एकदम मैग्नीफाई, वो चीज़ बड़ी हो जाती है और फिर उसके साथ में फिर और चीज़ें जो है वो भी चीज़ें घुस आती है अंदर, जिसके साथ में फियर आता है, डाउट आता है, इसी तरह चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जो कुछ घटित हुआ है और वो चीज़ अगर हमारे सूटेबल नहीं है तो उसके बाद में उसमें से फियर भी आ सकता है कि भाई ऐसा हो गया तो अभी मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, फिर डाउट आता है। और ये सारी चीज़ों जब होती है तो कुल मिला के फिर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस और टेंशन आ जाता है। तो इमोशनल लेवल का भी टेंशन आता है, मेंटल लेवल का भी आता है और लास्ट में फिर फिजिकल वो स्ट्रेस जो है वो हमारा मसल्स तक वो स्ट्रेस और टेंशन पहुंच जाता है, तो हमारे मसल्स भी टेंस हो जाते हैं। तो इस तरह फिर पूरी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर गड़बड़ी चालू हो जाती है। तो जो ब्रूडिंग है इसके अंदर ज़रूरी ये है कि वो इतना कंटिन्यूसली ब्रूडिंग नहीं होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर दे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करे। उसको छोड़ देना हमें सीखना चाहिए, या यूँ कहे कि हमें जितना जल्दी हम वर्तमान में आ सके, जितना जल्दी प्रेजेंट मोमेंट में आ सके इतना जल्दी है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ हमें खींच के भूतकाल में ले जाती है, पर फिर से या 3 स्टेप का सहारा लेके या और किसी चीज़ का सहारा लेके हमें फिर से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ब्रूडिंग कंटिन्यू चालू रहेगा तो फिर प्रॉब्लम्स हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे और स्ट्रेस और टेंशन भी फिर बढ़ता जाएगा। We ruin our health and happiness instead of solving our problems तो ये जो अगर इस तरह होता है तो फिर हमारी इसकी असर
नेगेटिव असर हेल्थ के ऊपर पड़ती है, हैप्पीनेस के ऊपर पड़ती है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व होता नहीं है, उसके बदले में हमारी हेल्थ बिगड़ती है, हमारा जो सुख जो मिलना चाहिए सुख के बदले में हम दुखी होते रहते हैं। Normally our problems are small, even tiny, but brooding makes them look big, out of proportion, and this shut all doors to clear thinking. Only occasionally they are formidable. तो यही चीज़ है कि ब्रूडिंग अगर बार बार होता है, अब वो चीज़ चाहे छोटी हो, एकदम छोटी है या टाइनी है, क्षुल्लक चीज़ है, फिर भी इस चीज़ को हम बार बार रिपीट अंदर करते रहते हैं, तो क्या होता है कि ब्रूडिंग जो है वो उस चीज़ को बड़ी बना देता है। वो ऐसी प्रोपोर्शन में हमें वो चीज़ चाहे बड़ी हो गई वो इस तरह की लगती है, और फिर जो हमारा थिंकिंग क्लियर थिंकिंग होना चाहिए वो उसके दरवाजे बंद हो जाता है। थिंकिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के अंदर हमारा थिंकिंग जो क्लियर होगा तो ही हमें राइट आंसर मिलेगा। अगर थिंकिंग में ही कंफ्यूजन है तो फिर जो है प्रॉब्लम्स वहाँ के वहाँ ही रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ब्रूडिंग जो है वो थिंकिंग को क्लियर नहीं बनने देता है, इसीलिए जितनी जल्दी ब्रूडिंग से बाहर निकल सके इतना अच्छा है। और फिर वो जो है वो फॉर्मिडेबल हो जाता है, वो भयानक डरावना फिर हो जाता है ओकेजनली। बट ए सिंपल प्रोसेस सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स। अब फिर आगे एक दूसरी टेक्निक के ऊपर वो जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि अगर एक टेक्निक को फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप टू ऑपरेट द 3B स्टेज और द सेंटर ऑफ इंट्यूशन और प्योर नोइंग। तो उसके अंदर जो हमारे अंदर जैसे पहले बात की कि मिड राइट ब्रेन के अंदर जो इंट्यूशन का सेंटर है उसको अगर जागृत किया जाता है तो बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। पर वो फुल्ली डेवलप और अपने आप में काम करते वो तो 3B का स्टेज हो जाएगा कि जब वो फुल्ली डेवलप होके अपने आप में काम करें। पर उसके बदले में एक इस तरह की थोड़ी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं हम कि जिसके द्वारा हम टाइम बिंग वो इंट्यूशन या प्योर नोइंग का जो सेंटर है उसको हम जागरूक करें या उसका हम उपयोग करें, और टेक्निक का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम वो सेंटर से पा सकें। तो उसके लिए क्या करना है? रिलैक्स, सीट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, पिक अप वन प्रॉब्लम दैट मे बी मोस्ट इर्कसम। अब पहले तो आराम से बैठना है, कोई भी आपको जिस तरह कंफर्टेबल लगे इस तरह बैठना है। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं, पर एक ही प्रॉब्लम शुरू में लेना है, और कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है वही प्रॉब्लम को आपको पहले लेना है। जो आपको ज़्यादा जिसके अंदर दिक्कत हो, ज़्यादा दुख पहुँचते हो या परेशान करता हो, ऐसा प्रॉब्लम पहले लेना है। स्टार्ट विथ 3-step rhythmic breathing. State your problem clearly as if you are stating it before someone who is in a position to solve your problem. For example, a doctor, a physicist, a lawyer, or a holy man. State as clearly and as confidently because you have faith in that person's ability to come to your aid unfailingly. अब क्या करना है कि ये कंफर्टेबल बैठ गए, आराम से एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया, 3-step rhythmic ब्रीदिंग चालू कर दिया, और फिर जैसे हम कोई किसी के साथ बात करते हैं, खास करके जब हम किसी की मदद लेने जाते हैं, हम प्रॉब्लम किसी को सुनाते हैं तो किस तरह क्लियरली बोलते हैं और उसके साथ बात करते हैं, उसको सुनाते हैं, इस तरह क्लियरली हमें ये प्रॉब्लम जो है वो बोलना है। वहाँ कोई सामने कोई व्यक्ति नहीं है, फिर भी हम जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हम बोलते हैं और उसको हम जैसे कि डिलीवर करते हैं, इस तरह उसको क्लियर कट बोलना है। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, या कोई कानूनी प्रॉब्लम होता है तो लॉयर के पास जाते हैं।
या कोई धार्मिक प्रॉब्लम होता है तो होली मैन के पास जाते हैं। इसी तरह हम, जैसे कि कोई सामने इसी तरह व्यक्ति है और कॉन्फिडेंटली हमें क्लियर कट जो प्रॉब्लम है उसको बोलना है। अब उसके पहले क्या करना है, बेटर बिफोर हैंड राइट इट डाउन। अब आपका प्रॉब्लम है, अच्छा है कि आप बोलो उससे पहले, क्योंकि आपकी समस्या है इसकी भी आपके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड इतना कंफ्यूज होता है कि हमको वो चीज़ प्रॉब्लम को कभी किसी को सुनाना होता है तो हम ठीक रूप से सुना भी नहीं सकते, शब्दों भी सही ढंग से पसंद नहीं करते और जो बोलते हैं इसमें भी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि हमारे विचारों के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती है। प्रॉब्लम तो वहाँ है, पर प्रॉब्लम को हमें शब्द में उतारना कई बार नहीं आता है। तो इसीलिए अच्छा तो ये होगा कि आप पहले जो प्रॉब्लम है उसको एक बार लिख लो एक पेज के ऊपर। डू नॉट मीन्स वर्ड्स। अब ऐसे कोई भारी आडंबर वाले ऐसे शब्दों को पसंद मत करो। सिंपल जो है आपका प्रॉब्लम है उसके जो सिंपल वर्ड्स है उस तरह उसको लिख डालो। डू नॉट कंफ्यूज फैक्ट। अब लिखते लिखते कुछ चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करना है या ऊपर नीचे नहीं करना है कि एक चीज़ लिखा फिर कुछ दूसरी याद आई तो दूसरा उसमें थोड़ा ऐड कर दिया, फिर तीसरी चीज़ इसमें डाल दी। इस तरह का वो मैटर को कंफ्यूज मत करना, इसमें क्लैरिटी एकदम रहनी चाहिए ये चीज़ की। तो लिखते समय ये खास चीज़ ध्यान में रखना है। स्टेट योर वन सिंगल प्रॉब्लम एंड इन स्टेटिंग योर प्रॉब्लम प्लीज डू नॉट सजेस्ट एनी मीन्स और वेज और हाउ, स्टेट सिंपली योर प्रॉब्लम। तो दूसरी बात खास इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना ये है कि जब हम एक तो प्रॉब्लम तो एक ही सिंगल प्रॉब्लम ही लेना है, प्रॉब्लम चाहे 10 हो पर एक ही बार में एक ही प्रॉब्लम लेना है। और दूसरा जब लिखते समय ये बात खास ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए पर अपनी मर्जी का, हमारे ढंग का चाहिए। तो हम जो है वो फिर प्रॉब्लम जो मदद करने वाला है उसको फिर कई बार सजेस्ट भी कर देते हैं, नहीं इस तरह नहीं, जरा आप इस तरह। कई बार लोग जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, तो हम सामने से कहते हैं नहीं इसके बदले ऐसा करें। तो मीन्स और वेज जो हमारे से ज़्यादा जानकार है उसको हम जब पूछते हैं तो उसके ऊपर भरोसा करके वो चीज़ क्या वो कह रहा है वो सुनना समझना चाहिए, न कि हमें हमारा अपनी बुद्धि चला के फिर मीन्स और वेज को भी हम उसमें डाल दे के नहीं इस तरह ज़रा मुझे सॉल्यूशन देना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ को आप ये मदद के लिए पुकार रहे हैं वो इतनी सुपर है, वो इतनी हायर इंटेलिजेंस है, उसको सब पता होता है, इसीलिए तो हम उसको पुकारते हैं और उसके पास में से ये सॉल्यूशन लेते हैं। फिर अब हम उसको भी कहेंगे कि भाई ज़रा इस तरह सलाह, ये इस तरह ज़रा हमें मार्गदर्शन देना, तो गलत हो जाएगा। डू नॉट बेग। अब ये कोई भीख मांगने की भी चीज़ नहीं है, ये आपका हक है और आप शांति से मांगो उसको, पर मांगो मतलब कि कोई भीख के रूप में नहीं, आप एक स्टेट कर दो उसको ये क्लियर कट बताओ कि ये चीज़ है। ये मांगने की तरह इसमें दया याचना का भाव नहीं होना चाहिए, जैसे प्लीज़ ज़रा ये कर देना वो कर देना, इस तरह जो हम बात करते हैं ना, इस तरह ऐसी चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। डू नॉट बी टू लॉन्ग इन योर स्टेटमेंट। अब लिखते लिखते जैसे किसी को लेटर लिखते हैं इस तरह बैठ नहीं जाना है कि भाई ये लिखा वो लिखा, क्यों हुआ था इसका कारण भी लिखते हैं, और इसमें कई बार तो फिर एक्सक्यूजेस भी आ जाते हैं कि भाई ये वो व्यक्ति ने ऐसा किया था इसके कारण ये हुआ और ये प्रॉब्लम इसके कारण घटित हुआ, ये सामने वाले की मिस्टेक है। तो हम तो बहुत सारा एक्सक्यूजेस जानते हैं और हमेशा एक्सक्यूजेस निकालते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी ये स्टेटमेंट में नहीं करना। बी एज शॉर्ट एंड प्रिसाइज एज पॉसिबल। तो प्रिसाइजली जितना निश्चित रूप में और जितना शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं इतना लिखो। डू नॉट गो ऑन रिपीटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम। अब
वो कहते समय या लिखते समय ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि चीज़ों को रिपीट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही चीज़ बार बार बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ज़रा बैठ जाएगी। यहाँ ऐसी चीज़ नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं उसको एक बार कह दिया बस काफ़ी है, वहाँ उसके दिमाग में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक हमारी आदत होती है एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं, जैसे किसी को अंदर फिक्स करने के लिए जैसे करते हैं, इस तरह का यहाँ कोई ये नहीं करना है, गलती नहीं करनी है। आफ्टर यू हैव स्टेटेड स्टॉप, अब अगर बोल दिया जो चीज़ आपने लिखी थी वो ऊपर की स्थिति में कंफर्टेबल बैठकर 3 स्टेप चालू करके वगैरह वगैरह, और आप जो लिखा था, जो क्लियर कट लिखा है, बस वही चीज़ को आपको बोल देना है। आफ्टर यू हैव स्टेटेड स्टॉप, कंटिन्यू 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग फॉर सम टाइम, फॉरगेट योर प्रॉब्लम फॉर द डे, वेट, रिलैक्स, गिव इट सम टाइम टू टेक रूट्स, results will follow. Be happy that you have now handed over your problem into sure hands that will find the right solution. अब क्या होगा कि आपने एक बार बोल दिया, फिर वो चीज़ को अभी 3 स्टेप थोड़ी देर आप चालू रखो ताकि वो चीज़ गहराई से काम करने लगे, पर उसके बारे में अभी सोचना बंद कर देना है। वो जो प्रॉब्लम था आपका वो आपने एक बार बोल दिया, अब उसके बारे में बस बात करना ख़त्म कर दो, मन के अंदर विचार करना ख़त्म कर दो। क्योंकि जो ब्रूडिंग की हमें आदत है तो हो सकता है कि फिर से वो प्रॉब्लम हमारे आँखों के सामने आ जाए और हम फिर से वो इस चीज़ के अंदर फिर से रिपीटेशन में घुस जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उस दिन के लिए कम से कम उस चीज़ को छोड़ दो, भूल जाओ। अब वेट करो, रिलैक्स रहो और थोड़ा टाइम दो वो चीज़ को घटित होने के लिए। ये तो देखो हम प्रकृति को इसमें इन्वॉल्व करते हैं और प्रकृति को ये सब बोल के प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्यूशन मांगते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि फटाफट हो जाता है, या हो भी जाता है, वो बहुत और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पर उसको जो है उसको ज़रा जमने देना है। जैसे एक चीज़ को जमने देने में कैसे टाइम लगता है, इसी तरह ये जो आपने प्रॉब्लम कहा है उसको फिर छोड़ दो, आप रिलैक्स रहो और उसको ज़रा उसका रूट पकड़ ले, इस तरह उसको थोड़ा टाइम दो और फिर निश्चित टाइम के ऊपर रिजल्ट आएगा ही। और रिजल्ट किसी भी रूप में आता है। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम है, उसका रिजल्ट हम चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने प्रॉब्लम कहा तो कोई हमारे कानों के अंदर इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम का आके बता देंगे और कोई कहेंगे कि जैसे कोई हमें आवाज़ सुनाई देगी कि भाई तुम ऐसा ऐसा करो तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ होती है तो आपको कोई और कुछ इशारे मिलते हैं, फिर हमें इस थोड़ा इशारे को पकड़ना पड़ता है। आजू बाजू जो चीज़ चल रही होती है वहीं से हमें इशारा मिलता है, या फिर हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो जो चीज़ जो प्रॉब्लम थे, जो इसकी इंटेंसिटी थी, या जो कोई व्यक्ति मानो कि आपको परेशान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप में कुछ चेंजेस आना चालू हो जाएगा। ऐसा होगा कि प्रॉब्लम अपने आप में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन वर्ल्डली सॉल्यूशन की या कोई अपेक्षा मत करना, पर सॉल्यूशन किसी न किसी तरह आपको मिलता रहेगा। और जब ये इस तरह की होता है, तो अब जब हमने किसी को सौंप ही दिया है एक ऐसे कोई, तो ये जो चीज़ जो होती है उसके अंदर हमें एक कोई जैसे बड़ी व्यक्ति को कैसे हम अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, इसी तरह भी हमें एक अंदर से एक निश्चित हो जाना है। अभी हमें कोई फिक्र टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कोई प्रॉब्लम किसी बड़े आदमी को बोल दिया कि भाई ज़रा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इसी तरह फिर आपको इसको भूल जाना है और बी हैप्पी। अभी एकदम आप खुश रहिए और जो समय के ऊपर उसका राइट टाइम पर राइट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें जब हम प्रकृति जो है उसके साथ जब आप डील करते हैं,
तो प्रकृति बहुत डेलिकेट होती है। डेलिकेट मतलब कि वहाँ हम ऐसा कोई बिहेवियर ऐसा नहीं कर सकते, हम वहाँ किसी प्रकार की थोड़ी सी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई किसी प्रकार का आग्रह नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ बात आती है मांगने की, मतलब कि हम जब कहते हैं मांगना मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की, तो इसमें हो सके तो आपके जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको ही लो। फिर कोई जो मटेरियल चीज़ें जो है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये जीवन में नहीं है, ये चीज़ों को खास एंटरटेन मत करो, वो अच्छी बात नहीं होगी। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मानो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है रियल सेंस में, तो आप वहाँ वो स्टेट कर सकते हैं, वो एक आप बता सकते हैं कि भाई ये मेरा ये रियल में प्रॉब्लम है, पर अभी मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अगर मेरे पास एक कार नहीं है तो मुझे ज़रा ऐसा होता है कि एक कार आ जाए तो अच्छा है। तो फिर इन चीज़ों का उपयोग ज़रा कार मंगने के लिए या कोई और चीज़ के लिए, तो फिर मज़ा नहीं आएगी। प्रकृति हो सकता है दे भी दे, पर हर चीज़ का एक पेमेंट होता है। तो जो अगर कोई गलत चीज़ गलत रूप से हमने मांग ली, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें फिर उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। तो ये खास ये चीज़, क्योंकि प्रकृति काफ़ी सेंसिटिव होती है, वो एक बार दे देती है, फिर हो सकता है वो किस तरह फिर इसको वसूल ले, वो एक थोड़ा देगी और बहुत सारा ले जाएगी, फिर ऐसा ना हो। तो बहुत चीज़ें इसमें, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत की घटनाएं हैं, किस तरह वहाँ क्या लॉज लागू होते हैं और किस तरह ये घटित होगा कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर वो ध्यान ये रखना है कि रियल में आपकी ज़रूरत है, रियल आपके प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ये टेक्निक का अगर आप उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है। पर फिर कुछ मांगने के लिए या फिर लग्जरी के लिए ये टेक्निक का उपयोग करोगे तो मिल भी सकती है, नहीं भी मिलती है, और मिल सकती है तो फिर वो चली भी जा सकती है, वी डोंट नो। इफ़ यू विश टू रिपीट, डू इट द नेक्स्ट डे। अब लगता है कि ज़रा कभी कभी हमारे अंदर जल्दबाजी आ जाती है, ऐसा लगता है कि चलो अभी कुछ तो एक दिन में तो रिजल्ट नहीं आया, तो ज़रा दोबारा रिपीट करें। तो दूसरे दिन आप उसको रिपीट करना चाहे तो ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर के अंदर जो लिखा हुआ है उसको फिर से आप बोल दो, रिपीट कर दो। बाय प्रैक्टिस यू विल रियलाइज एंड गेन कॉन्फिडेंस दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू सेंड ए रिमाइंडर। योर ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3-step rhythmic breathing विल बी कामर देन अदरवाइज। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो फिर आपको लगेगा कि उसको रिमाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो एक बार कहा है तो वो जो है वो काम हो ही जाएगा। इस तरह हमें अंदर से ही फिर महसूस होगा। और ये इसके साथ में जब हमारा 3-step rhythmic breathing भी चालू होता है तो हम महसूस करेंगे कि एकदम शांत हमारा दिमाग हो जाता है। दूसरी जो चीज़ों जो है, दूसरे समय के बदले में इस समय हमारा ब्रेन जो है वो 3-step की इन्फ्लुएंस में आता है और शांत महसूस करता है। रीड और स्टेट योर प्रॉब्लम, डू नॉट इंडल्ज इन एनी और सम ऑफ द मेमोरी पैटर्न्स अटैच टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जो मेमोरी पैटर्न का जो है अटैच होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम को उसके अंदर हमें इंडल्ज नहीं करना है, उसके अंदर उसके साथ जोड़ के वो चीज़ नहीं लाना है। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम स्टेट करते हैं तो जो पुरानी मेमोरी जो काम करने लगती है ना, वो नहीं होना है। दाखला तरीके फॉर एग्जांपल एक हम कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें किसी ने कोई चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है, तो जब हम स्टेट करते हैं तो फिर उस समय वो चीज़, वो घटना हमारे आँख के सामने नहीं आ जानी चाहिए कि देखो उसने ऐसा किया था। वो घटना वो विजुअलाइज अगर हो जाती है, मतलब मेमोरी पैटर्न इन्वॉल्व अंदर हो जाती है, इंडल्ज होती है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब स्टेट करते हैं, हम बोलते हैं, तो बस वो चीज़ को ही खाली बोल देना है, उसमें वो पास मेमोरी को बीच में लाके उसके साथ में ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है। The chitti flowing through your brain or thinking instrument picks up
योर प्रॉब्लम। अब कैसे होगा ये, क्या होगा उसके अंदर? तो हम जानते हैं कि भाई चिट्ठी तो हर क्षण हमारे अंदर आती रहती है इम्पल्स के रूप में और इम्पल्स के साथ में। तो जब वो हमारे ब्रेन के अंदर से पसार होती है और ये प्रॉब्लम हमने जो ब्रेन में डाला हुआ है, जब हम बोलते हैं तो ये प्रॉब्लम अभी हमारे ब्रेन के अंदर है। तो जब चिट्ठी वहाँ से पसार होती है तो हो सकता है कि उस दौरान ये आपका प्रॉब्लम जो है वो चिट्ठी उसको पकड़ लेगी। इफ़ यू हैव बीन एग्जैक्ट इन योर मेथड, suddenly when you least expect, that is if you have ceased to brood about it, the solution to your problem will be given to you। तो जब ये चिट्ठी फ्लो होती है और जिस तरह ऊपर बताया इस तरह एग्जैक्टली आप ये मेथड को फॉलो करते हैं तो, और उस दौरान आप कुछ ब्रूड नहीं करते हैं, आप बस खाली बात ही बोलते ही है, मतलब आप स्टेटमेंट देते हैं, तो उस दौरान जो है तो ये आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस दौरान आ सकता है। अंदर ब्रूडिंग चालू है, विचार चालू है, तो वो सॉल्यूशन आने की संभावना नहीं बनती है। वो संभावना तब बनेगी कि अंदर शांति हो, तो अंदर से महसूस होगा कि मुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम के लिए ये करना है, इस तरह का महसूस अंदर हो सकता है। पर अगर अंदर बकबक चालू है तो ये नहीं हो पाएगा। Note, in early stages this may not be clear nor immediate, but if you are precise, the answer will be equally precise and immediate. Practice will ensure you of a perfect solution the instant the problem or question is stated। अब जो है ये अर्ली स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि जब शुरुआत में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इतना ये अनुभव नहीं होता है। तो शुरुआत में हम कहते हैं, फिर वेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब होता है, तो वहाँ कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ये बढ़ेगी, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम के लिए फिर आप जब ये चीज़ का, ये टेक्निक का उपयोग करेंगे और इस तरह आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और फिर आप जब प्रिसाइज होते जाएंगे कि मुझे यही कहना है, इतना ही कहना है, तो फिर आपको जितना आप प्रिसाइज होगे इतना जल्दी आपको आंसर मिलना चालू हो जाएगा। और फिर ये जो है वो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि जो ये परफेक्ट सॉल्यूशन किस तरह इसमें से मिलता है। आपका जो प्रॉब्लम है जो आप बोलते हैं, तो वहाँ समस्या जब आप बताते हो तो इंस्टेंटली भी वहाँ किस तरह इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, वो धीरे धीरे आपका उसका विश्वास होता जाएगा। The chitti is governed by higher divine laws, and we will get to know by repeated practice how to release interior energies of awareness, life and spiritual energy to meet every need। अब चिट्टी जो है ये सारा जो हम बोल रहे हैं, जो टेक्निक है वो चिट्टी के लिए है। जो चिट्टी हमारे अंदर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो हमारे अंदर आ रहा है, तो वो उसके साथ में हम ये टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। पर वो जो है वो चिट्टी कोई हायर लॉज के कारण, हायर डिवाइन लॉज जो होते हैं उसके द्वारा वो काम करती हैं। तो फिर ये जब रिपीटेड इसकी जब प्रैक्टिस हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर जो अलग अलग एनर्जी पड़ी है, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल एनर्जी, तो वो जो है वो भी काम करना चालू कर देगी हमारे अंदर। और फिर हमारी जो नीड है उसके बारे में कुछ इसकी कामगिरी के कारण भी हमें सॉल्यूशन या कुछ मिलता जाएगा। तो हम उपयोग चिट्टी का करते हैं, पर उसके साथ में हमारी एनर्जी भी उसके साथ में काम करना चालू कर देगी और हम सॉल्यूशन भी उसके द्वारा हम फिर ले सकते हैं।
refer the 7 vital energies in earlier notes, you will readily accept its guidance for greater spiritual progress. तो जो 12th मीटिंग मेरे ख्याल से उसके अंदर जो 7th एनर्जी का हमने देखा था, एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, जीनियस, इंट्यूशन, ये सब 7 प्रकार की एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइफ, एनर्जी ऑफ लाइफ, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो देखी थी, वो इसका ज़रा आप कहते हैं कि ज़रा आप स्टडी कर लो फिर से, ताकि वो वाइटल एनर्जी किस तरह काम करती है वो भी आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर फिर आपका उसका भी गाइडेंस मिल पाएगा। अब थोड़ी दूसरी बात करते हैं यहाँ से। द साइलेंस इज टू रीओपन द स्पिरिचुअल सेंटर विद इन अस, राइट मिड ब्रेन। अब ये जो पहले की मीटिंग के हमने देखा था कि मेडिटेशन को उन्होंने साइलेंस बताया था कि साइलेंस का मतलब मेडिटेशन है, या मेडिटेशन से हम साइलेंस में, मौन के अंदर उतरते हैं। तो ये जब मेडिटेशन या जब साइलेंस जब अंदर आता है तो क्या होता है कि हमारा जो अंदर हमारा राइट मिड ब्रेन के अंदर जो स्पिरिचुअल सेंटर है वो खुलने लगता है। आफ्टर द प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस दैट विल ओपन अप द सेंटर ऑफ इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ मिसयूज और डिसयूज इट हैज़ बिकम डोरमेंट। तो ये जब हम ये चिट्ठी के साथ में ये स्टेटमेंट बात करने की जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे ये इंट्यूशन सेंटर जो है वो भी खुलने लगता है, क्योंकि हमने इस तरह कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ना कोई योग की गहरी प्रैक्टिस की है। तो वो जो सेंटर है वो क्योंकि या तो उसका मिसयूज हुआ है या फिर उसका यूज ही नहीं हुआ है, उसके कारण वो डोरमेंट हो गया है, सुसुप्त हो गया। तो उसको फिर से जगाना है, और उसको जगाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि वहाँ स्टेटमेंट देना आप चालू कर दो। आपका जो प्रॉब्लम है वो वहाँ डालना चालू कर दो, तो वहाँ वो सेंटर आपका काम करना चालू कर देगा। इट हैज़ ए डायरेक्ट लिंक विथ सोलर प्लेक्सस और मणिपुर सेंटर एंड वर्क्स लाइक अ 2-वे स्विच। अब जैसे 2-वे स्विच हमने जो सुषुम्ना के ऊपर नीचे के वाल में देखी थी, इस तरह यहाँ जो सोलर प्लेक्सिस जो है उसके साथ में इसकी ये इंट्यूशन सेंटर जो है उसकी लिंक है। मतलब मिड राइट ब्रेन के अंदर जो इंट्यूशन सेंटर है उसका कनेक्शन या उसकी लिंक जो है वो सोलर प्लेक्सिस जो हमारा नेवल सेंटर के अंदर है। तो उसके साथ उसकी 2-वे स्विच की तरह, मतलब एक काम करता है तो दूसरा बंद होता है, दूसरा जब काम करता है तो पहला बंद होता है। If one blossoms, the other withers, like the 2 valves or gates, one at taluka and the other at base of spine. तो ये स्पाइन के ऊपर नीचे का वाल जो एक के बाद एक खुलते रहते हैं, मतलब एक चालू है तो एक बंद होता है। इसी तरह ये जो सेंटर्स है मणिपुर चक्र और उसके साथ में दूसरा एक चक्र है जिसको कुंडली चक्र कहते हैं। तो 2 चक्र जो है, एक अगर वो खुलता है या वो खिलता है तो दूसरा जो है वो मुरझा जाता है। तो अभी ज़्यादातर हमारे अंदर मणिपुर चक्र ही ज़्यादा एक्टिव है, वो खिला हुआ है। तो जो दूसरा कुंडली चक्र है वो मुरझाया हुआ अंदर पड़ा है। अब जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये जो हमारा मणिपुर चक्र है वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा और कुंडली चक्र जो है वो खिलने लगेगा। When one opens, the other remains closed like a 2-way switch. This we have noted in our earlier notes. Which one would you like that it should blossom? अब ये 2 चक्र है, मानो कि एक मणिपुर चक्र है ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत सारी अंदर नेगेटिव संस्कार, हमारे मेमोरी, ये सब वहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है। हमारा जो एनिमलिक सेल्स वहाँ है, जो हमारे अंदर जंगली वृत्ति है वो सारी वहाँ पड़ी हुई है। और दूसरा जो है ये कुंडली चक्र जो है वो एकदम अच्छा है, शांत है, पॉजिटिव है।
तो दोनों में से किसका वो ब्लोजम हो सके, कौन सा खिल सके, वो आप चाहोगे। टू दैट एंड यू मस्ट कॉन्शियसली विदर अवे द अदर। तो अगर आप चाहते हैं कि जो वो पर्टिकुलर मानो कि कुंडली सेंटर को आपको खिलवाना है, उसको खोलना है, तो फिर दूसरा जो है उसको आपको मुरझा देना पड़ेगा, दूसरे को बंद कर देना पड़ेगा। इट हैज डायरेक्ट लिंक विद द स्मॉल कुंडली सेंटर एंड इट ब्लोजम्स विथ इट और विदर्स विथ इट। तो ये कुंडली सेंटर के साथ में उसका रिलेशन है, मणिपुर और कुंडली का। तो वो उसके साथ में कुंडली सेंटर वो अगर ब्लोजम होता है तो फिर मणिपुर सेंटर को विदर होना पड़ेगा, और मणिपुर सेंटर जब विदर होता है तो ये कुंडली सेंटर को मणिपुर सेंटर ब्लोजम होता है तो कुंडली सेंटर को विदर होना पड़ता है। इट इज इन एवरी ह्यूमन मिड ब्रेन राइट। तो ये ह्यूमन मिड ब्रेन के अंदर जहाँ जो इंट्यूशन सेंटर पड़ा है वो वहाँ पर है। रीओपन इट, रिस्टोर इट, रीजनरेट इट। अब उसको खोलना है, उसको फिर से काम में लाना है, उसका उपयोग करना है। फ्लिंग वाइड असाइड द बैरियर दैट सेपरेट यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल सेंटर एंड योर अफेयर्स विल बी ट्रांसफॉर्म। अब ये जो आप एक हम सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि वो सेंटर काम नहीं कर रहा है, तो हमसे वो जैसे एक अलग हो गया है वो सेंटर, इस तरह का ये हो गया, एक बंधन ऐसा आ गया है, बैरियर आ गई है। तो उसको एक और फेंक देना है, और जो ये स्पिरिचुअल सेंटर जो है उसको हमें धीरे धीरे करके जाकर करना है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन की कामगिरी है वो फिर चालू हो जाएगी, धीरे धीरे करके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नॉट नेसेसरीली दिस मीन्स ओनली योर मटीरियल prospects. No one is barred from getting such solution as a first step, but also later the more important spiritual possibilities can thus be opened up also. अब जैसे पहले बताया था, इस तरह हम जो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए इसको उपयोग करना है। हमारी जो समस्याएं हैं, सच में जो सांसारिक प्रॉब्लम्स है, उसको हम यहाँ वहाँ उपयोग कर सकते हैं, या हमारा जो मटेरियल प्रॉस्पेक्ट्स है, हमारे अंदर जो हमारी ज़रूरियत है मटेरियल की, उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत से ऐसा ज़रूरी नहीं कि शुरुआत से हम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर जा पाते हैं। हाँ, कोई है कि जिसको स्पिरिचुअली अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, और जब बीच में उस साधना में रुकावट आती है तो वो इसी तरह ये चिट्ठी से गाइडेंस ले सकता है। इसी तरह वो लिख के अपना प्रॉब्लम जो है वो चिट्ठी को बता सकता है। मेथड तो यही है, पर शुरुआत में ज़्यादातर तो हमारे जो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक संसारी आदमी है, उसको क्या चाहिए, उसको तो पहले तो स्पिरिचुअल तो बात की बात है, वो तो चाहेगा कि भाई मेरे ये सब प्रॉब्लम है, ये झंझट है, एक बार निकल जाए फिर मैं शांति से साधना करूं। तो संसारिक व्यक्ति तो खास चाहेगी कि भाई मेरे ये समस्याओं का निवारण पहले हो जाए, तो इसके लिए ये इसका उपयोग कर सकता है। इंट्यूशन इज द परफेक्टिंग ऑफ दिस मेथड टू गेट इंस्टेंट एंड करेक्ट आंसर टू एनी प्रॉब्लम, preparing one to receive the higher, second and third gifts of चिट्ठी to चित्त। तो ये इंट्यूशन सेंटर जो है, इस तरह हम बार बार इसका जब उपयोग करते हैं, ये मेथोडिकली उसको उपयोग करते हैं, तो फिर वो धीमे धीमे काम करने लगता है, और फिर वहाँ से हमें इंस्टेंट आंसर भी मिल जाता है कि भाई एक प्रॉब्लम है, वहाँ रखा वो जगह के ऊपर, और जैसे ही वहाँ से तुरंत उसका सॉल्यूशन जो है, उसका आंसर जो है वो तुरंत हमें वहाँ से मिल जाता है। और आगे जाके जो चिट्ठी की चिट को जो सेकंड और थर्ड गिफ्ट थी वो भी इससे मिलती है। तो सेकंड और थर्ड गिफ्ट क्या थी, लास्ट मीटिंग में हमने देखा था
तो धारणा और ध्यान जो है वो चिट्टी की चिट को सेकंड एंड थर्ड गिफ्ट थी। पहली गिफ्ट इंट्यूशन थी। चिट्टी जो चिट को गिफ्ट करती है तो पहली गिफ्ट कौन सी है? इंट्यूशन है। दूसरी और तीसरी जो है वो धारणा और ध्यान गिफ्ट है। तो ये जितना परफेक्ट ये मैटर होती जाएगी तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर धारणा और ध्यान भी खिलते जाएंगे। The purpose of meditation and the silence is to reopen the spiritual highway and provide within man's interior a center for the activities of higher degree of life and consciousness. तो मेडिटेशन का पर्पस क्या है? तो एक तो पहला पर्पस तो ये है कि ये स्पिरिचुअल सेंटर जो है, स्पिरिचुअल अंदर का मार्ग है, हाईवे है, उसको रीओपन करना है। तो जैसे जैसे मेडिटेशन में व्यक्ति डीप में जाता है तो ये जो मेडिटेशन और साइलेंस के अंदर तो ये स्पिरिचुअल अंदर का जो मार्ग है वो खुलता जाता है। क्योंकि अंदर जो है वो मार्ग क्या है और कहाँ पहुँचना है अंदर से, तो अंदर का मार्ग ये है कि कौन सा मार्ग हमें बिंदु की, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है बिंदु है, हमारा जो आत्म तत्व पड़ा है वो बिंदु में पड़ा है। तो किस तरह हम अंदर आत्म तत्व के प्रति जा सकें, तो वो उसके लिए जो मार्ग है अंदर का हाईवे है वो ये बिंदु की ओर जाने वाला मार्ग है और वो स्पिरिचुअल, उसको स्पिरिचुअल हाईवे कहते हैं। दूसरा वो क्या करती है? प्रोवाइड विद इन मेंस इंटीरियर ए सेंटर फॉर द एक्टिविटीज ऑफ हायर डिग्री ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। तो लाइफ और कॉन्शियसनेस जो हायर डिग्री में है, जो जीवन और चैतन्य की जो ऊर्जा है, हायर डिग्री के अंदर जो ऊर्जा है उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको भी वो हमें जो हमारे अंदर पड़ी है वो ये मेडिटेशन हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारी अंदर की ये एक्टिविटीज़ जो है वो हायर डिग्री की ये लाइफ और कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी चालू हो जाए हमारे अंदर। तो इस तरह वो शक्ति या इस तरह की एक प्रोविज़न अंदर एक क्रिएट करता है मेडिटेशन, और ये इसका पर्पस है। One then by practice goes beyond चिट्टी। ओहो, अब एक जो 3D का स्टेज है उसके भी ऊपर जाने की बात आती है कि भाई इस तरह जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चिट्टी तो प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है, चिट्टी प्योर अवेयरनेस है, प्योर नोइंग है, पर इसके ऊपर की जो चीज़ है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, आत्म तत्व या परम तत्व जिसको कहते हैं वो है। तो फिर आगे का स्टेप ये है कि हम चिट्टी के भी ऊपर, बियॉन्ड उसके ऊपर हम जा सकते हैं, और वो आत्म तत्व की ओर जाने का वो चीज़ है। क्राइस्ट सेड, बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, इफ एनी मैन हियर माई वॉइस एंड ओपन द डोर, आई विल कम अनटू हिम and will sup with him and he with me। तो ये बहुत फेमस जीसस क्राइस्ट का एक सेंटेंस है जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं आपके दरवाजे के ऊपर आके खड़ा हूँ और नॉक कर रहा हूँ, दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। अगर आप मेरा आवाज़ सुनता है, जो कोई मेरा आवाज़ सुनता है तो और वो दरवाज़ा को खोलता है तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ में भोजन करूँगा, सपर मतलब रात्रि भोजन जो करते हैं, तो रात्रि भोजन मैं उसके साथ में करूँगा और वो भी मेरे साथ में करेंगे। अब ये तो सिंबॉलिक है, कोई बाहर का दरवाज़ा खटखटाने की बात नहीं है और बाहर का खाने की बात नहीं है। तो वो क्या है, वह यहाँ तवरिया जी आगे बताते हैं। चिट्टी सेइंग दिस टू द चिट्टा। अब जैसे जीसस ये किसी को कहते हैं, इसी तरह चिट्टी भी हमें ये कह रही है कि भाई मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़ी हूँ और नॉक कर रही हूँ। अगर तुम दरवाजे खोलते हो तो हम तुम्हारे साथ हमारा आमना सामना होगा और तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। चिट्टी इज
saying this to the chitta every moment, but our chitta being preoccupied with past and future, that is, preoccupied all the time playing with memory patterns, brooding. Our chitta hears not that chitti is so anxious, perhaps more anxious to help us than we are anxious to accept its unfailing help. Maybe we are not as yet confident, but you must believe and experience this to be true. अब ये चिट्ठी जैसे जीसस क्राइस्ट की तरह हमें कहती हैं, पर प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम हमेशा हमारे विचारों में खोए खोए रहते हैं। वो ब्रूडिंग के विचार, मतलब कि पास के विचार होते हैं, हम प्री ऑक्यूपाइड इसके अंदर हो जाता है। हमारा मन जो है वो उसके अंदर ऐसा मग्न हो जाता है कि जो चिट्ठी जो कहती है वो कोई सुनने का कुछ अवकाश ही पैदा नहीं होता है। हम कुछ सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिस तरह कहते हैं ना कि भाई आप आपकी अंदर की आवाज़ ही सुनते हैं, मतलब हमारे अंदर जो अंदर बकवास चल रही है उसके साथ में ही हम हमेशा जुड़े होते हैं, हम हमारा ही अंदर का गाना सुनते रहते हैं। तो जो चिट्ठी जो कहने जा रही है, चिट्ठी को जो कहना है वो कहाँ से सुना पाएगा? दो चीज़ एक साथ में तो सुन नहीं पाएगी। तो या तो फिर हमें जो ब्रूडिंग है उसको बंद करना पड़ेगा, या फिर ब्रूडिंग चालू रहता है तो चिट्ठी की बात हम सुन नहीं पाएंगे। पर चिट्ठी इतनी एंशियस है, वो चाहती है कि उनकी बात सुने, और वो जो मदद देना चाहती है तो वो हम इसकी मदद लें। और हम जितनी मदद लेने के लिए आतुर है उससे ज़्यादा आतुर मदद देने के लिए है। पर अनफॉर्चुनेटली हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हमारे विचारों में रहते हैं तो चिट्ठी की मदद ले नहीं सकते, और हम इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि चिट्ठी इस तरह हमें मदद करेगी, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो चिट्ठी की मदद के लिए हम इतने एंशियस नहीं हैं। Know this truth of your relationship with this infinite source, and this truth shall free you from your bondage, diseases, and your so-called problems as a first step, and later, having gained confidence, you will readily accept its guidance for greater spiritual progress. तो कहते हैं कि भाई ये जो है वो सत्य है, उसको आप जानो, और जो आपका ये इन्फिनाइट सोर्स जो है चिट्ठी, जो इन्फिनाइट सोर्स है उसके साथ में जो रिलेशन है उसको समझो। और फिर जो आपका जो बॉन्डेज है, ये बॉन्डेज से हर प्रकार के जो बंधन है, हर प्रकार की बीमारियां वगैरह है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सोकल प्रॉब्लम, इन सब से आप मुक्त हो जाओ पहले तो, और फिर आगे जाके इतना कॉन्फिडेंस आप इकट्ठा करो कि आपको आगे जाके स्पिरिचुअल गाइडेंस भी चिट्ठी द्वारा को मिल पाए। तो ये चिट्ठी सब कुछ देने के लिए तैयार है, चिट्ठी के पास सब कुछ है, सब सॉल्यूशन है। तो सांसारिक हो या आध्यात्मिक प्रश्न है, सबका हम सॉल्यूशन चिट्ठी से ले पा सकते हैं। बट steadfast, persistent efforts, even though 1,000 failure are very necessary। अब ये एक है कि कोई भी चीज़ में अगर ये चिट्ठी के साथ इतना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ये स्पिरिचुअल सेंटर को जगाना है, तो आप इसके लिए प्रयत्न करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रयत्न करेंगे और आप सक्सेस हो जाएंगे। आप 1000 बार प्रयत्न करेंगे और हो सकता है कि बार बार आप फेलियर इसमें आपको मिले। आपका परसिस्टेंट एफर्ट होने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हो, पर वो जो फेल होना है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार में 2 बार में अगर ये इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती है तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है हमें। तो ये एक फेलियर इसमें आएगा, हो सकता है ऐसा भी लगे कि कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है, ऐसा भी लगे, हो सकता है, और हम फेल इसमें हो गए ऐसा लगे, पर बार बार फिर इसको करना पड़ता है। और जैसे जैसे बार बार करते हैं इसकी प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे हम सक्सेस हो सकते हैं। आस्क एडिसन हाउ मेनी टाइम्स ही फेल्ड
बिफोर ही सक्सेसफुली इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो एडिसन ने जो लाइट बल्ब शोधा था, शोध की थी उसकी, तो कितनी बार वो फेल हुआ था, कितना बार उसको प्रयोग करना पड़ा, ये किया वो किया, इस तरह तार जोड़े, कुछ ना कुछ करता रहा, तो सडनली एक बार जो है वो उसने धुन निकाला कि भाई इस तरह ये बल्ब काम करता है। बट व्हेन you persistent your problem, when you present your problem, let it not be vague disjointed thinking। अब जब हम प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं, हम जब बोलते हैं, हमारा प्रॉब्लम को बताते हैं, तो वो वेग नहीं होने चाहिए, अस्पष्ट रूप में नहीं होने चाहिए, और डिसजॉइंट में भी नहीं, मतलब कि वो कोई उसका रिलेशन नहीं हो, इस तरह की बात भी नहीं होनी चाहिए। हमारा थिंकिंग जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, और ये डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए, असंबद्ध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी हम प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करते हैं। वेस्ट नो टाइम इन आर्ग्यूमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। तो कोई और आर्ग्यूमेंट तो वहाँ करना नहीं है, फिर भी माइंड है ये तो कुछ भी कर सकता है, तो नहीं आर्ग्यूमेंट करना है, या कोई स्पेक्यूलेशन भी, कोई धारणा नहीं करना है कि इतने समय के अंदर मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। वी आर ए पार्ट ऑफ द इन्फिनाइट एबिलिटी एंड विजडम ऑफ चिट्टी। क्या है, हम जो चिट्टी का जो इन्फिनाइट एबिलिटी है, जो अनंत क्षमता है, और उसका जो विजडम है, उसका ज्ञान है, उसका हम एक भाग है, क्योंकि चिट्टी से ही चित्त बनता है, तो चित्त जो इसका ही भाग है, इसलिए हम भी इसका एक भाग है। वी हैव नोवेयर टू गो इन सर्च। हमें कहीं इधर उधर कोई फांफा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ततोलने की ज़रूरत नहीं है, ये करूँ वो करूँ, यहाँ से कुछ प्राप्त कर लूँ, कुछ सर्च करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। चिट्टी फ्लोज थ्रू अस कॉन्स्टेंटली every moment of our life, a link between ourselves and God and nature। तो हर क्षण चिट्ठी हमारे अंदर से बहती जाती है। शायद सबसे नज़दीक की नज़दीक चीज़ हो हमारे अंदर तो ये चिट्ठी है। चाहे हमारा किसी के साथ कितना गहरा भी संबंध हो, या और कोई गहरी चीज़ हो, इससे भी जो गहरी चीज़ है, जो नज़दीक की चीज़ है, वो चिट्ठी है, जो हर क्षण हमारे ब्रेन से पास होती रहती है। तो ये चिट्ठी जो है, वो उसकी लिंक जो है वो हमारे साथ में है, और गॉड और नेचर के साथ में भी है। मतलब कि अगर हम चिट्ठी के साथ लिंक कर सकते हैं, तो हम गॉड और नेचर के साथ में भी हम लिंक कर सकते हैं। बट नथिंग शॉर्ट्स ऑफ डेली इमर्जन विल डिसॉल्व discordant factors within us and open the way to pure knowing, undiluted with any so-called knowledge. Such a cleansing is meditation। अब क्या कहते हैं कि यहाँ जो हमारे जो डेली जो हमारा जो मतलब कि रोजाना जीवन में जो हमारे ये जो डिस्कॉर्डेंट फैक्टर्स होते हैं, मतलब बेसुरे जो चीज़ें बनती रहती है, वो कारण उसके बनते रहते हैं, उसे वो चिट्ठी जो है वो पिघला देगी। उसको जो है वो चिट्ठी जो है वो ये उसको पिघला देती है, और जो शुद्ध ज्ञान है और जो तथाकथित ज्ञान है उससे वो दूषित नहीं होने देती है। तो जो चिट्ठी का प्योर ज्ञान है, फिर वही ज्ञान हमारे अंदर रहेगा, वो फिर दूषित नहीं हो पाएगा। वो जो सो कॉल्ड ज्ञान है उसके द्वारा वो डाइल्यूट नहीं होगा, वो माइल्ड नहीं हो जाएगा या दूषित नहीं हो जाएगा। वो प्योर नॉलेज ही हमारे अंदर रहेगा। तो ये डिज़ोल्व कर देती है चिट्ठी अंदर के डिस्कॉर्डेंट फैक्टर्स को, जो बेसुरे निकम्मी चीज़ जो है उसको, सब चीज़ को डिज़ोल्व कर देती है। सच ए क्लिनसिंग इज मेडिटेशन। तो इस प्रकार की जो अंदर साफ सुफी होती है उसको नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब नहीं खाली आंख बंद करके बैठ जाना। चिट्ठी अंदर जब इस तरह काम करती है तो मेडिटेशन होता है। दिस इज एंटरिंग द साइलेंस।
और जब ये ऐसा होता है तो हम सच में रियल सेंस में साइलेंस के अंदर, मतलब कि अब अंदर की जो बकबक है वो शांत हो गई, अंदर का चैटरिंग जो है वो सब शांत हो गया है और रियल सेंस के अंदर एक साइलेंस क्रिएट हो गया है। इन गीता लॉर्ड कृष्ण सेज व्हेन ए मैन attend to pure reason, he renounces the result of good and evil alike. The sages, guided by pure knowing, renounce the fruit of all action. तो गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है वो उसकी जब शुद्ध बुद्धि हो जाती है तब वो उसके अंदर जो भेद है अच्छा और बुरे का वो निकल जाता है, उसका त्याग हो जाता है। तो जब हम इतने आगे बढ़ते हैं तो फिर जो ड्यूअलिटी है, ये अच्छा है ये बुरा है, जो हमारे अंदर ऐसे कंसेप्ट है ये ड्यूअलिटी है, वो ड्यूअलिटी टूट के एक अद्वैत बन जाता है उसके अंदर। और फिर अच्छा बुरा ऐसा कोई चीज़ हमारे अंदर भेदभाव नहीं रहता है जब शुद्ध बुद्धि होती है, मतलब प्रज्ञा अंदर जागती है तब। और इसी के जो हमारे जो सेजिस है वो संत महात्मा वगैरह जो है वो ये जो प्योर नोइंग है, मतलब इस प्रकार का जो ज्ञान है उसके कारण वो जो कर्म का जो फल मिलने वाला है उसका त्याग कर देते हैं। कर्म का फल का त्याग का महत्व गीता में बोल दिया है, क्योंकि कर्म करो पर उसका फल क्या मिलेगा उसकी अपेक्षा मत रखो। तो ये रेफरेंस में इसमें लिए दिया है कि हम चिट्ठी किसी के पास में हम मांग सकते हैं, हम उसके पास कुछ कह सकते हैं, पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके पास में जो फ्रूट जो है वो उसके हाथ में है, जो फ्रूट उसको देना है वो कर्म का एक्शन उसको जो देना है वो उसके हाथ में है, हमें ये खाली प्रयत्न करना है। तो इस तरह चिट्ठी के साथ में किस तरह कम्युनिकेट करना है और किस तरह गाइडेंस लेके हम चिट्ठी का उपयोग कर सकते हैं हमारी समस्याओं के लिए, ये बहुत सुंदर बात इस पेपर में बताई है। अभी और भी कुछ बाकी है पर यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम और कुछ देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये पूछना था कि मेंटली स्टेट करना है या एक बार बोल के स्टेट? ना बोल के करना है, जैसे उसने एग्जांपल दिया है ना कि भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई वकील के पास जाते हैं तो कैसे बोल के उसको आपके प्रॉब्लम बताते हैं, इसी तरह बोलना है क्लियर कट। ओके, और किसी को? ठीक है, चलिए कोई प्रश्न नहीं है। हाँ बोलो राजू भाई, गाड़ी उपड़ी जाए એટલે પછી આવો તમે છેલ્લે બોલો બોલો। એવું છે ऐसा है कि अगर શું સંભળાયું નહીં, અવાજ તમારો અવાજ કટ થાય છે, અવાજ કટ થાય, સંભળાતું નહીં। हाँ, ये जो हम हमारी समस्या जो भी है, हाँ सर समझाए थे? हाँ 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 बोलिए बोलिए। जो समस्या जो हमारी, हाँ जो समस्या है, हाँ हमने अगर लिख के रख देते हैं 7 बजे सुबह में, समझिए हाँ जो हमारा कम्युनिकेशन टाइम है, हाँ वो टाइम में हमने हमारी समस्या लिख के रखते, हम बोलते नहीं, खाली लिख के रखते चलेगा? नहीं 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 नहीं। और वो सुबह 7 की जो ये प्रैक्टिस जो है वो कांवड़िया जी से कम्युनिकेशन के लिए नहीं बताई है। जो 6:45 के 7:15 में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ये प्योर टेक्निक है चिट्ठी के साथ किस तरह कम्युनिकेट करना है, तो उसके अंदर तो ये जो मेथड बताया है इसी तरह। और इसमें 6:45 7:15 का सवाल नहीं है, आप कभी भी खाली जो मेथड बताइए कि शांति से बैठो, 3 स्टेप चालू करो, रिलैक्स बनो, ये जब भी आप कर सकते हो। वो दोपहर का समय है, शाम का समय है, रात का समय है, कभी भी, मतलब आप अकेले हैं, रूम में कोई नहीं है, तो फिर आप इस तरह कर सकते हैं। लिखना है, लिखना तो इसीलिए कि आपके अंदर वो वेग थिंकिंग ना रहे, वो अस्पष्ट ख्याल ना रहे। लिखने की बात इतनी है, खाली लिख के रख देंगे तो कोई आके पढ़ लेगा, वो क्या कहते हैं वो छठी के दिन का जो लिख के रखते हैं ना, ऐसी बात नहीं है ये। यहाँ हमें खुद स्टेट करना पड़ता है, बोल के बताना पड़ता है। हाँ सर,
मुझे भी पूछना था कि क्या हमको ये एवरीडे मतलब करनी है, मतलब हम लोग हमारा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को वो सॉल्यूशन मतलब चाहे आए ना आए, लेकिन हम लोगों को जो भी अपना प्रॉब्लम है वो रोज मतलब वो कांस्टेंट वो कम्युनिकेशन हमारी चालू ही रहे हाँ, हाँ, ताकि हाँ, हमारा इमोशन हाँ। आगे चल के डेवलप। हाँ, बहुत अच्छा है, रोज ही कम्युनिकेट करना है। कोई प्रश्न है या नहीं है तो भी आप कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। और प्रश्न तो हर एक के छोटे मोटे होते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर हम स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले सकते हैं। भाई 3 स्टेप हमें आगे बढ़ाना है, 3 स्टेप में तो क्या करें कि हमारा 3 स्टेप आगे बढ़ पाए। हमारी साधना अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए बहुत सारे प्रश्न तो हमेशा होते ही है व्यक्ति के अंदर। तो वो रोजाना आप, और एक चीज़ जो है, मानो कि एक प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं आता है वो चीज़ को तो आप रोजाना रिपीट कर ही सकते हैं। पर अब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया तो फिर दूसरा प्रॉब्लम हो तो उसको लो, कुछ नहीं है तो फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस लो, कुछ भी ये कर सकते हैं आप। हमेशा कम्युनिकेशन में रह सकते हैं, बिल्कुल। ओके, और किसी को पूछना है? चलिए यहाँ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे। ये टेक्निक का ज़रा अभ्यास कर लेना, और कोई आपका खास एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीक। चलिए, थैंक यू, रुकते हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सबको।